मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की कक्षा हम लोग आरंभ करते हैं। पिछली सभी कक्षाओं में मुझे ऐसे आशा है कि आप लोग पढ़ रहे होंगे और कक्षा में जो पढ़ाया जा रहा है आपको वो सब कुछ समझ में आ रहा होगा। बाकी अगर किसी को किसी तरह की कोई परेशानी आ रही हो, समझ में न आ रहा हो, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताएंगे। मैं उस क्लास को रिवर्स दोबारा भी पढ़ा दूँगी, ठीक है। एक बार अपने पाठ की तरफ देख लेते हैं। राइटर है शमशेर बहादुर सिंह। इनके द्वारा जो रचित पाठ है जिसका नाम है उषा। उषा का अर्थ भी आपको बताऊंगी अभी। तो पहले कवि के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ था 13 जनवरी सन 1911 देहरादून में, और इनका निधन हुआ था 1993 अहमदाबाद में। बच्चों, ये जो पाठ है हमारा उषा, इसमें भोर के समय का प्राकृतिक चित्रण किया गया है। इसमें प्रकृति के द्वारा सभी चीज़ों का वर्णन ऐसे किया गया है जो अंचल विशेष है। अंचल यानी कि ग्रामीण क्षेत्र से, गांव की उस आभा को, उस शोभा को इस पाठ में समझाया गया है, जिसे आप जब पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि इसमें प्रकृति का सजीव चित्रण है। साथ ही साथ भोर का दृश्य का वर्णन किया गया है। इस पाठ में सहज उपमानों की रचना की गई है। सहज उपमानों से युक्त इस पाठ को बनाया गया है। उपमान का अर्थ होता है तत्व, जो कि इस पाठ में मिलेंगे। मैं इन उपमानों का वर्णन बीच में जरूर करूंगी। एक और खास बात कि यह पाठ बिंब प्रधान है। पिछले 2 पाठों में हमने आपको बताया था कि बिंब कितने प्रकार के होते हैं, और बिंब के बिना किसी कविता का, किसी काव्य पाठ का संकलन करना कवि के बारे में संभव नहीं है। यानी कवि जब रचना करता है तो वह कविता में बिंब अवश्य ढूंढता है, यानी अपनी कविता का वर्ण विषय जरूर रखता है। साथ ही साथ बच्चों, उर्दू और हिंदी का दुआब कवि किसे माना जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को, ठीक है। और इनके इस पूरे काव्य में, जो कि उषा नाम से है, यह मुक्त छंद में लिखी गई। यानी छंद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा भी होगा, फिर भी मैं बताते चलती हूँ। वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्त छंद, ठीक है। तो शमशेर बहादुर सिंह की जो रचना मिलेगी उषा, वह मुक्त छंद में लिखी गई है। बच्चों, इस पाठ में, उषा पाठ में प्रतीकों का वर्णन भी किया गया है। प्रतीक, आप जानते हैं ना कि बिंब और प्रतीक ये दोनों एक ऐसे तत्व हैं जिनके बिना कवि कविता को नहीं लिख सकता। तो हम लोग थोड़ा सा कवि के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आपके पाठ्य पुस्तक में लिखा गया है, आप अपनी पुस्तक भी जरा कभी कभी खोलकर पढ़ लिया करिए। इसमें कुछ रचनाएं हैं पठ कवि के द्वारा, जिसमें उन्होंने लिखा है कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, और उर्दू हिंदी कोश का संपादन। अनेक सम्मान भी इनको मिले, जिसमें कबीर सम्मान है, साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको नवाजा गया था। बच्चों, हम अब कवि की पाठ से जुड़ी हुई उन बातों को भी बताना चाहेंगे जिसमें उन्होंने किन किन बिंबों और प्रतीकों का वर्णन करते हुए अपनी बात को लिखने की कोशिश की है। प्रस्तुत कविता जो हमारी है उषा, उसमें सूर्योदय से ठीक पहले की बात बताई गई है। उषा का मतलब क्या है? भोर का वर्णन। तो प्राकृतिक दृश्य, भोर के वर्णन में ये बताया गया है कि जो प्रकृति में क्षण क्षण में परिवर्तन होता है, प्रत्येक पल में परिवर्तन होता है, वह क्षण क्षण का परिवर्तन किस प्रकार का होता है, प्रकृति कैसे अपने रंग रूप को बदलती है। और सबसे खास बात बच्चों, यह पूरी जो उषा नाम का जो पाठ है वह शब्द चित्र है। आप हमें ये बताइएगा, शब्द चित्र, रेखा चित्र, ये होते क्या हैं? ठीक है, चित्रात्मक शैली में अगर ये लिखा गया है तो बताने की कोशिश कभी नहीं किया है, आप भी हमें बताने की कोशिश करिएगा। तो जो ये उदाहरण दिया गया है कवि के द्वारा, हम एक बार कविता को पढ़ देते हैं। कविता पढ़ने के बाद हम आपको पूरे भाव के साथ पूरे अर्थ को बताएंगे। तो आरंभ करते हैं पाठ। अपनी किताब खोल करके एक बार आप देख लीजिए। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर की जैसे धुल गई हो, स्लेट पर
या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। कवि ने इसमें मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग करते हुए कविता को बहुत ही सुंदर ढंग से चित्रित किया है, और आप इसे समझने की कोशिश करिएगा। कविता में कवि ने और कई ऐसी बातों का वर्णन भी किया है जो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। एक संदेश ये है कि अंधेरे के बाद उजाला आता ही आता है, और दूसरी बात कि मनुष्य को, व्यक्ति को हमेशा आशावादी होना चाहिए, उसके मन में आशा का संचार हमेशा जीवंत रहना चाहिए। तीसरी बात कि प्रकृति की सुंदरता कितनी मनमोहक है, कितना अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका वर्णन भोर के वर्णन से किया गया है। एक खास बात, यह कविता एक प्रयोगवादी कविता है बच्चों। इसमें बिंबों और प्रतीकों का प्रयोग भी बहुत सुंदर तरीके से किया गया है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हमारी यह कविता बिंब प्रधान कविता है। साथ ही साथ यह काव्यांश हमें शब्द चित्र के माध्यम से समझाया गया है। बच्चों, सूर्योदय के पहले का इसमें सजीव चित्रण किया गया है, और सबसे खास बात जो हमने आरंभ में बताया है आपको कि यह ग्रामीण वातावरण यानी आंचलिक विशेष की कविता है। इसमें गांव का वर्णन किया गया है। तो हम भावार्थ को पढ़ते हैं बेटा, भावार्थ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, प्रातःकालीन यानी सुबह सुबह जो आकाश है उसका चित्रण करते हुए कवि हमें बताने की कोशिश करते हैं कि सूर्योदय से पहले यानी जो भोर का समय है वह आसमान में कैसा लग रहा है, नीले शंख जैसा। आसमान में नीले शंख जैसा प्रतीत होता है। और चौका, चौका का अर्थ समझते हैं, राख से लिपा हुआ चौका। चौका का अर्थ होता है, पहले के ज़माने में जब खाना बनता था तो वहाँ पे चौका लीपा जाता था, अर्थात रसोई बनाने का जो स्थान होता था उसे लिपाई करके साफ सुथरा किया जाता था। अभी क्या है, किचन में खाना बनता है उसे हम पोछा लगा करके साफ करते हैं। तो ये वर्णन कहाँ का है, गांव का है। अक्सर आपने देखा भी होगा, अगर गांव में रहते होंगे तो आपको ये बात दिखाई पड़ती होगी, ये समझ में आ रहा होगा मेरी पूरी कवि के द्वारा लिखी गई बात भी और मेरे समझाने का ढंग भी। तो रसोई बनाने का की जो जगह होती है उसको चौका बोलते हैं, और वही कह रहे हैं, कवि कह रहा है कि आकाश का रंग जो है वो रात की नमी के कारण, जो रात में आकाश में नमी होती है उस नमी के कारण ऐसा लग रहा है कि जैसे चौका राख से लीप दिया गया हो, अर्थात राख का रंग जैसा है वो आप जानते हैं। तो प्रातःकालीन वातावरण में जो ओस की बूंदें हैं, उस ओस से जो नमी है वह नमी के कारण चौका अभी गीला पड़ा है। इसीलिए दोनों की समानता का वर्णन है, और दोनों की समानता के कारण ही चौका गीला है ऐसा बताया गया है। दूसरे पैरा में आपका लिखा है कि बहुत काली सिल जरा से लाल केसर की जैसे धुल गई हो। ठीक है, तो लास्ट तक इसका पैराग्राफ में अर्थ देखिए। भोर में अंधेरे होने के कारण, जब भोर में थोड़ा थोड़ा अंधेरा होता है, धुंधलका जिसको बोलते हैं, यानी ना पूरा सूर्योदय होता है ना पूरी रात होती है, वो अक्सर जब आप भोर में उठे होंगे कभी तो उस दृश्य को आप महसूस करेंगे इस पाठ के साथ जोड़ करके। तो भोर में जो अंधेरा हल्का हल्का होता है, धुंधलका अंधेरा, उसके कारण जो सूर्य की उगती हुई लालिमा है, यानी सूर्य में जो आसमान में पूरा लाल आकाश दिखाई देता है, उस आकाश की लालिमा का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि आकाश में ऐसा लगता है कि मानो किसी ने काली सिल पर, सिल जिस पे मसाला पीसते हैं, सिलबट्टा और सिल जानते हैं ना आप लोग, तो काली सिल पर लाल केसर मल दिया हो, लाल केसर से सिल को धो दिया हो, यानी आकाश कैसा है, पूरा लाल दिख रहा है, और सिल कैसी है, काली, यानी अर्थात अंधेरा। तो उदित होता जो सूर्य है, जो सूर्य ऊपर की तरफ आता है धीरे धीरे आसमान में, जो सूर्य बाहर निकलता है, तो उदित होता हुआ जो सूर्य है वह कैसा दिखाई देता है कि स्लेट पर, स्लेट जानते हैं ना बच्चों, जब पहले के ज़माने में छोटे बच्चों को लिखवाया जाता था, बड़े लोग भी पढ़ा करते थे, चाक और स्लेट, तो स्लेट पर लाल खड़िया मल दी हो,
मतलब उदित होता सूर्य जो है वह ऐसा दिखाई देता है कि जैसे स्लेट पर लाल खड़िया से बना हुआ निशान चमक रहा है। पूरा सूर्य की जो लालिमा है आकाश में पूरी फैली होती है और धीरे धीरे सूर्य उदित होता है। तो उदित होता सूर्य कैसा प्रतीत होता है, जैसे स्लेट पर लाल खड़िया लगा करके किसी ने खींच दिया हो, निशान बना दिया हो। तो यहाँ पे अंधेरा क्या है बच्चों, काली सील का प्रतीक है। और जो सूरज की लालिमा है वह किसका प्रतीक है, केसर की प्रतीक है। केसर जानते हैं ना, जो दूध में डाल के पीते हैं हम लोग। यस। अगले पैराग्राफ में जो दिया है, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और के बाद कवि ने डॉट 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 बनाया है। यानी आप सोचिए थोड़ा सा, जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। तो इसके अर्थ को थोड़ा सा भाव भंगिमा को हम समझते हैं। कवि हमसे इस अर्थ को बताते बताते क्या बताना चाहता है। कवि कहता है कि भोर के समय में आसमान में जब गहरी नीलिमा आ जाती है, यानी आकाश जब पूरा नीले रंग का दिखाई देता है और सूरज की जो सफ़ेदी है वह पूरी श्वेत आभा में यानी सफ़ेद दिखती है, उसका प्रकाश दिखने लगता है। सूर्य की किरणें कैसी होती हैं, सफ़ेद। तो जब सूर्य की श्वेत आभा यानी अपनी रश्मियों के साथ, जब किरणों के साथ जब सूर्य बाहर पूरा उदित हो जाता है और उसका प्रकाश फैल जाता है, तब ऐसा प्रतीत होता है जैसे नीले जल में कोई गोरी यानी कोई नायिका स्नान कर रही है। कुछ समय के बाद जब सूर्योदय हो ही जाता है, यानी पूरा सूर्योदय हो जाता है, यानी प्रकाश बाहर आ जाता है, तब उषा का, कौन सी उषा, कोई नायिका नहीं, आपके पाठ का नाम है उषा, यानी भोर से पहले का समय, जो हल्का हल्का धुंधल का उजाला होता है, यानी सूर्योदय से पहले का समय, भोर का समय। तो भोर में जब सूर्योदय के उदित होने के बाद जो भोर का अंधेरा होता है पूरा छट जाता है। अंधेरा छटने के बाद एक जादू है जो इसके पहले हम देख पा रहे थे कि क्षण क्षण जो परिवर्तन था, आकाश में लालिमा थी, सूर्योदय का बाहर धीरे धीरे निकलना था। जब ये पूरी तरह आकाश में छा जाता है, नीले आकाश में अपने प्रकाश की आभा बिखेर देता है, तब जो सूर्य का जो सूर्योदय है वह एकदम अचानक से, सूर्योदय के आने के बाद जो अंधेरा है वो एकदम अचानक से गायब हो जाता है, अर्थात जादू टूट जाता है। कौन सा जादू, जो इसके पहले था, उषा काल में था, भोर के समय में था, अर्थात जो प्राकृतिक रंग था, जो प्रकृति का जादू दिखाई दे रहा था, वह रंग का प्राकृतिक जादू टूट जाता है, अर्थात सूर्य अपनी पूरी किरणों के साथ बाहर आ जाता है और प्रकाश फैल जाता है। तो बच्चों ये अब हमारा पाठ समाप्त हो गया पूरा। इस पाठ से जुड़ी हुई कुछ खास बातें जो आपने अभी जानने के लिए उत्सुकता बनाए होंगे। सबसे पहली बात कि पूरे चैप्टर को ध्यान से समझिएगा। ये संस्कृत निष्ठ शब्दावली है। तत्सम तद्भव आपने पढ़ा है ना, तो ये तत्सम शब्दावली है। तत्सम का मतलब है संस्कृत निष्ठ। और दूसरा मैंने खास बताया मुक्त छंद की रचना है। अगला है इसमें अलंकारिक सौंदर्य, यानी अलंकार से विभूषित है ये पूरा पाठ। उषा का अर्थ, उषा का यहाँ पे मैंने कहा है जबकि नायिका नहीं है, तो ये कौन से अलंकार में आ जाएगा, मानवीकरण अलंकार। ठीक है। साथ ही साथ हमने बोला है कि प्रतीकों का प्रयोग किया गया है, तो आप अंडरलाइन कर लें या समझने की कोशिश करें। इसमें नीला जल ये क्या है, प्रतीक है। गौर झिलमिल ये क्या है, प्रतीक है। गौर झिलमिल क्या, देह। फिर आपका स्लेट ये भी एक प्रतीक है। और शंख जैसे, प्रातनव था बहुत नीला शंख जैसे, तो शंख जैसे में कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार, सा से सी। कभी आपको अगर अलंकार विशेष का पाठ चाहिए तो आप अगर मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मैं फुर्सत में जब ये 12th का कंप्लीट करा दूँगी तो मैं आप लोगों के लिए अलंकार भी एक दिन खुद भी मेहनत करूँगी और आपके लिए भी बहुत ही आसान तरीके से समझने वाला पूरा अलंकार पे एक चैप्टर बना करके आपको पढ़ा दूँगी। और सबसे खास बात, इस पाठ में जो ये कविता हमने पढ़ा है, यह कविता चित्रात्मक शैली में है और शब्द चित्र के माध्यम से समझाई गई है। तो इस प्रकार हमारा पूरा पाठ समाप्त हुआ। बच्चों समझ में आए
तो अच्छी बात है। बाय द वे, अगर आपको कठिन लगे या कहीं आपको लगे कि हम इस लाइन को दोबारा कैसे जान पाएंगे, तो आप हमें कमेंट लिख करके भेजिएगा, हम आपको उसे पुनः समझाने की कोशिश करेंगे।